स्टूडेंट्स, हम लोग डिटरमिनेंट में आज आगे पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वहाँ से हम लोग स्टेप समझ सकते हैं डिटरमिनेंट में कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई भी डिटरमिनेंट को, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को या किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने का प्रोसेस यही होता है कि हम लोगों का जो है ना, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीरो लाना, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। मतलब डिटरमिनेंट का यही मेन पर्पस है प्रॉपर्टी सब लगाने का, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन, चूँकि मान लो अगर नंबर्स है तब तो हम पूरा भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक्सप्रेशन होता है या अननोन क्वांटिटीज़ होते हैं बहुत सारा, तो उसके बाद अगर एक्सपेंड करोगे तो बहुत बड़ा फैक्टर आ जाए, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। फिर उसको फैक्टराइज करके आंसर बता पाना बहुत मुश्किल होगा हम लोगों के लिए, ठीक है। इसके लिए ही प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं, और सारे प्रॉपर्टी को हम लोग एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं। पहले किसी एक रो में सारा एलिमेंट को सेम करना, और फिर दो को माइनस करके, अगर 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो 2 जीरो लाना, ठीक है, एक रो में या एक कॉलम में, ऐसा, ठीक है, तो आसानी से एक्सपेंड हो जाता है। और ऐसा आप लोगों को बताए थे कि 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट अगर रहेगा तो मैक्सिमम 2 रोज को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। तीनों रो को एक साथ तभी कर सकते हैं जब सिंगल रो यूज करेंगे, ठीक है। जैसे R1 में किसी और के साथ कुछ यूज नहीं किए, R1 को बस R1 में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, R2 को अलग इंडिपेंडेंट किए, R3 को अलग किए, तब तीनों कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से अधिक रो का ऑपरेशन साथ में कर रहे हैं हम, तब किसी 2 रो को ही ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। इंपॉर्टेंट बात ये था। और दूसरा बात इंपॉर्टेंट ये है, जो कि मैं बता दिया हूँ, किसी एक रो में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाना, ठीक है, या एक कॉलम में। जो भी रूल रो के लिए होता है वही रूल कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो अब अगर 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, चूँकि मैक्सिमम 3 ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट हम लोगों को पढ़ना रहता है, तो 2 जीरो ले आए एक रो में तो बेहतर होता है हम लोग के लिए। तीनों जीरो तो खैर ला नहीं पाएंगे, तीनों लाएंगे तो फिर तो वैल्यू ही जीरो हो जाएगा डिटरमिनेंट का, नहीं। तो चलिए आज एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, प्रूव दैट a² + 1 ab ac, ab b² + 1 bc, ca cb और c² + 1, ठीक है। तो देखो, इज इक्वल टू 1 + a² + b² + c², इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेटा ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, और याद भी रखना पड़ेगा, हालांकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, और ये और एक लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन कराए थे, ये दोनों काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसको आप लोगों को स्टेप को थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। a² + 1 ab ac, ab b² + 1 bc, ca cb और c² + 1, ठीक है। ये हमारा डिटरमिनेंट है। अब हम क्या स्टेप लेंगे ये समझो। पहला रो में a कॉमन है, दूसरा रो में b कॉमन है, और तीसरा रो में क्या कॉमन है, c। तो हम ऐसा करने वाले हैं, ये स्टेप को ही आप लोग को अच्छा से याद रखना होगा। R1 टेंड्स टू a R1, ठीक है, R2 टेंड्स टू b R2 एंड R3 टेंड्स टू c R3, ऐसा हम कर रहे हैं। ऐसा करने से फ़ायदा ये है कि जो हम लोग का इसमें क्या कुछ स्क्वायर और कुछ लीनियर टर्म है, तो वो सब सारा या तो स्क्वायर में आ जाएगा या लीनियर में, तो हम लोग कैलकुलेशन आसान होगा, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट या ऐड करके हम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा। तो ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझो। अब देखो, R1 में ही a से मल्टीप्लाई किए हैं और उसी का ऑपरेट किए हैं, तो ऑब्वियसली बाहर डिवाइड करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी 6 का नोट बताए थे कि जिस रो को ऑपरेट करते हैं, अगर उसी में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो उस नंबर से बाहर डिवाइड करके बैलेंस करते हैं, ठीक है। फिर R2 में b मल्टीप्लाई किए तो b से डिवाइड करना पड़ेगा, R3 में c मल्टीप्लाई किए हैं तो c से भी डिवाइड करना पड़ेगा। और अब डिटरमिनेंट के अंदर क्या हो जाएगा, a × a² + 1 a² b a² c, ab² b × b² + 1 और b² c, ये क्या है, c² a c² b c × c² + 1, ठीक है बेटा। चलिए, अब हम लोग एक और काम करते हैं। फर्स्ट कॉलम से a कॉमन ले लेते हैं, सेकेंड कॉलम से b ले लेते हैं, और थर्ड कॉलम से c ले लेते हैं फिर से। तब उससे फ़ायदा होगा कि सारा स्क्वायर और कांस्टेंट नज़र आएगा, तो हम लोग का कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये काम करते हैं, स्टेप लेते हैं, a कॉमन ले लेते हैं,
ए इससे बी लिए, बी इससे सी लिए हैं, सी कॉमन, नीचे ए बी सी पहले से ही था। अब क्या बच गया यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बच गया, बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या बचेगा, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब ये हम लोग का कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं बेटा आगे। देखो हम क्या करते हैं, R1 R2 R3 को ऐड करते हैं, उससे फ़ायदा होगा कि तीनों सेम हो जाएगा। नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। तो फिर कॉमन ले लेंगे। जो मोटो हम लोग का है, क्या मोटो था, किसी एक रो में सारे एलिमेंट को सेम करना, उसी डायरेक्शन पे काम करना है। मान लो तो कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, अगर डिफरेंट क्वेश्चन भी आएगा तो बस थीम 2 ही रहता है। बार बार हम इस बात को बोल रहे हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाना। ये तब ला सकते हैं जब सारा एलिमेंट सेम हो, और पहले सेम करने का प्रयास करते हैं किसी एक रो के एलिमेंट को, उसके बाद माइनस कर करके जीरो ले आते हैं हम लोग, ठीक है। उस डायरेक्शन में चलेंगे तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। जो स्टेप हम लेने वाले हैं उसको यहाँ लिख दे रहे पहले, ठीक है। स्टेप लेने वाले हैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ये भी हो गया सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बेटा। चलिए ये बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट रो से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। सेम चीज आ गया ना, 1 इधर ही रखते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 1 1 1, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1। अब हम दो जीरो कर लेते हैं, ठीक है। C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3, C1 टेंस टू C1 माइनस C2, C2 टेंस टू C2 माइनस C3, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, जो रिजल्ट होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 0, यहाँ क्या बचेगा -1, यहाँ क्या बचेगा 0, फिर यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ 1, यहाँ पे -1, 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बेटा। अब आप इस रो कॉलम के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हो इजीली, और इस रो के अलॉन्ग भी कर सकते हो। इस रो के अलॉन्ग करते हैं, ये और ये खत्म, क्या हो गया -1 इंटू -1, 1 माइनस 0 1, मतलब फाइनली हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू RHS। तो हम लोग LHS से स्टार्ट किए थे और RHS ले आए, है ना। तो आप लोग फटाफट नोट कर लें इसको। तो बच्चे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, अब थोड़ा हम कॉन्सेप्ट को भी और आगे बढ़ाते हैं, आप लोग समझना सही से। हम 6 प्रॉपर्टी लास्ट क्लास तक में करे थे, अब हम 7वां प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग समझना सही से। प्रॉपर्टी नंबर 7। ऐसे 6 तक ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस सबका उतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको करते हैं। आगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ डिटरमिनेंट में क्रैमर्स रूल, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से जेईई में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। मतलब काफ़ी क्या, ये समझ लो एक क्वेश्चन पूछता है डिटरमिनेंट से तो 80% चांस उसी से पूछने का होता है, क्रैमर्स रूल से, है ना। तो उसको अच्छे से समझेंगे ऑलरेडी हम लोग, है ना, काफ़ी डिटेल में। पहले हम लोग प्रॉपर्टी कंटिन्यू करते हैं। चलिए if del x is the determinant and del a is equal to 0, then x minus a is
वन फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट del x। ये आप लोग 7th 8th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। यानी किसी एक्सप्रेशन में x इक्वल टू ए रखने से अगर वो जीरो हो जाता है तो x माइनस ए उस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर होता है। दिस इज फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर, डेल x कोई डिटर्मिनेंट है और x के जगह पर a पुट कर देने से अगर वो जीरो हो जाता है, ठीक है, x के जगह पे a पुट कर देने से अगर वो जीरो हो जाता है तो इसका मतलब है कि x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा। दिस इज फैक्टर थ्योरम। इसका हम एग्जांपल समझाएंगे, पहले कुछ प्रॉपर्टी कर लेते हैं। एक IIT का अच्छे क्वेश्चन में इसका यूज हुआ है ना, उस यूज को हम समझाएंगे आप लोगों को। ऐसे में एक एग्जांपल पीछे समझाए थे, एक साइक्लिक डिटर्मिनेंट था, जैसे कि आप लोग बनाए भी हो इस क्वेश्चन को, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस, बहुत फास्ट मेथड है। अब आप ये देखो, ए की जगह बी पुट करने से जीरो आ रहा है, ठीक है। अगर फंक्शन ए मान ले और ए की जगह बी पुट कर देने से जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ए माइनस बी एक फैक्टर होना चाहिए, और है, देखो, है ना। और अगर बी की जगह सी पुट करने से भी जीरो आ रहा है तो बी माइनस सी भी एक फैक्टर होना चाहिए, है। और सी की जगह ए पुट करने से भी जीरो हो रहा है यहाँ, इसलिए सी माइनस ए भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम के यूज से भी इसको समझ सकते हैं। ऐसे इसका और अच्छा यूज हम आगे बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। फिर हम प्रॉपर्टी कंटिन्यू करते हैं 8 नंबर, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8 समझना सही से। ये तो आप लोग पढ़े ही हो, डेल सी इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डेल के पावर n माइनस 1, ठीक है, वेयर del c is the determinant whose elements are cofactor element of del, ठीक है बेटा। और n क्या है, ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस पे एग्जाम्पल भी हम करवा दिए थे आप लोगों को, इसलिए अभी नीड नहीं है। अगर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा तो डेल सी इक्वल टू क्या देगा, डेल स्क्वायर। फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा तो डेल सी इक्वल टू क्या देगा, डेल की पावर 4 माइनस 1 यानी डेल क्यूब। और अगर ट्रू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा तो डेल सी इक्वल टू डेल हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है, तो डेल सी और डेल सेम होगा। ऐसे भी तुम लोग देखे होगे पीछे, ट्रू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में कोफैक्टर्स अगर रखते हैं तो चेंज नहीं होता है वो, ठीक है, बस साइन चेंज होता है। जैसे एग्जांपल ट्रू ऑर्डर में बताते हैं आप लोगों को, देखो, डेल इक्वल टू 2 5 7 9 मान लो, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लो पहले, कितना हो रहा है, 18 माइनस 35, ठीक है। 18 माइनस 35 कितना देगा, 3, और माइनस में ना तो माइनस हो जाएगा कितना, 17, ठीक है बेटा। ये डेल है और हम डेल सी निकालते हैं, तो ये और ये खत्म, क्या होगा, 9 इसके जगह पे। 5 का निकालो, ये और ये खत्म, क्या होगा, -7। 7 के निकालो, ये और ये खत्म, क्या होगा, -5। 9 का निकालो, ये और ये खत्म, क्या होगा, 2। और अब इसका वैल्यू निकालो, ऑल्सो 18 माइनस 35 ऑल्सो -17, जो कि डेल के बराबर ही है ना। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि डेल के पावर 2 माइनस 1 जो होता है ना वो डेल होता है। यहाँ n का वैल्यू क्या है बेटा, 2 ऑर्डर है। अगर 3 ऑर्डर रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, ज़्यादा चीज़ लिखना पड़ेगा उसमें, सारा कोफैक्टर लिखना है, कैलकुलेट करना है। तो हम सेकेंड वीडियो में आप लोग तुरंत क्लिक करोगे, फर्स्ट एग्जांपल यही है, ठीक है। डेल सी डेल के पावर -1 का 3 ऑर्डर का एग्जांपल समझाया है, आप लोग वहाँ से समझ लेना, ठीक है। अगर 3 ऑर्डर में चाहिए एग्जांपल तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। ऐसे तो डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आप लोगों को जैसा कि पता है एनसीईआरटी में मैट्रिक्स चैप्टर पहले दिया है, डिटरमिनेंट बाद में दिया है। तो हम डिटरमिनेंट पहले इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि डिटरमिनेंट पढ़ने के अंदर मैट्रिक्स का कहीं भी काम नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे 40% से भी ज़्यादा डिटरमिनेंट का काम है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो इसी कारण हम डिटरमिनेंट को पहले पढ़ रहे हैं और मैट्रिक्स को उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो बुक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, थोड़ा डिफरेंट चलते हैं। तो अगर आप मैट्रिक्स पढ़ते तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि मैट्रिक्स को एक्सपेंड नहीं कर सकते। जैसे मैट्रिक्स खुद में एक सिस्टम होता है, फंक्शन होता है, उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, जबकि डिटरमिनेंट को हम ब्रेक भी कर सकते हैं। कोई भी डिटरमिनेंट है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसका वैल्यू बता सकते हैं। तो डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन में दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंड करना हमेशा आसान नहीं होता है, ऐसा कि आप लोग जानते होंगे। अगर दो डिटरमिनेंट को अगर हम एक्सपेंड करें, उसके अंदर बहुत सारा एक्सप्रेशंस है, नंबर नहीं है, तो क्या एक्सपेंड करना आसान होगा? नहीं होगा। तो उसके मल्टीप्लिकेशन का भी कभी कभी काम पड़ता है। कुछ आईआईटी क्वेश्चन में भी इसका यूज हुआ है और हम इसके बाद हो सकता है क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन को आप लोग समझे सही से कैसे होता है, ठीक है। इफ del 1 is equal to a1 b1 a2 b2 and del 2 is equal to l1 m1 और l2 m2, देन ठीक है। आप लोग नोट कीजिए फटाफट, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन समझाते हैं आगे आप लोगों को, ठीक है। del 1 इंटू del 2 लिखने वाले हैं। तो del 1 क्या था? a1 b1 a2 b2, ठीक है। और del 2 क्या था? l1 m1 और l2 m2। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो a1 l1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर लिखाता है। फिर b1 l2, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम a1 m1 प्लस b1 m2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम a2 l1 प्लस b2 l2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम a2 m1 प्लस b2 m2। सी द रिजल्ट। एक बार फिर समझाते हैं। अगर मान लो हमको यहाँ पे कुछ फॉल्ट दिखेगा, रेंडमली चेक करना है, तो कौन सा पोजीशन है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में जाएंगे a2 l1 प्लस b2 l2, a2 l1 प्लस b2 l2, a2 l1 प्लस b2 l2। मतलब ये अगर इसको चेक करना है तो ये कौन सा पोजीशन है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो इसका और इसका सेकेंड कॉलम में जाएंगे a2 m1 प्लस a2 m1 प्लस b2 m2, ठीक है। इसको चेक कर रहे हैं ना हम लोग, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम a2 m1 प्लस b2 m2। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, इसको क्या कहेंगे? रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक हम नोट बता दे रहे हैं, डिटरमिनेंट में सिर्फ यही मल्टीप्लिकेशन चलेगा, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं चलता है। सॉरी, मैट्रिक्स में जो हम लोग आगे के चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिक्स, उसमें सिर्फ रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन ही हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिटरमिनेंट में और भी ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि वी कैन ऑल्सो यूज रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम, ठीक है, एंड कॉलम बाय रो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम लोग ये सब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इन
मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस we can only use row by column multiplication. समझ रहे हैं आप? तो हम रो बाय रो भी कर सकते हैं। जैसे रो बाय रो कैसे करना है देखिए बताते हैं। नाउ del 1 इंटू del 2 ही लिखते हैं और रो बाय रो करेंगे इस बार, ठीक है। A1 B1 A2 B2, ठीक है, इंटू L1 M1 L2 M2, क्योंकि डिटरमिनेंट में हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम रो बाय रो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बेटा। तो कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट रो से होगा इस पर मल्टीप्लाई, ठीक है। A1 L1 प्लस B1 M1, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से होगा और यहाँ लिखाएगा A1 L2 प्लस B1 M2, फिर सेकेंड रो फर्स्ट रो से होगा A2 L1 प्लस B2 M1, फिर सेकेंड रो से होगा A2 L2 प्लस B2 M2। समझ रहे हो? इसी प्रकार कॉलम बाय रो भी कर सकते हैं, जो हम लिख दिए नोट में। मतलब डिटरमिनेंट के केस में सारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में सिर्फ रो बाय कॉलम ही कर सकते हैं मल्टी, जो फर्स्ट मेथड हम की। इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा इसी पे करना है आप लोगों को, ठीक है, रो बाय कॉलम पे। हालांकि डिटरमिनेंट में मल्टीप्लिकेशन का बहुत अधिक यूज नहीं है, एक आध क्वेश्चन में कहीं IIT क्वेश्चन यूज हुआ है, जनरली यूज नहीं। मैट्रिक्स में लेकिन काफ़ी यूज है ना, वहाँ तुम लोग अच्छे से करेंगे ऑलरेडी, है ना। तो बेटा ये प्रॉपर्टी था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आप लोग कराते हैं जो IIT का काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। अभी तक का IIT में पूछा गया सबसे अच्छा क्वेश्चन डिटरमिनेंट का है वो, ठीक है। तो कराते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट करिए, यहाँ जगह कम है, थोड़ा उधर लिखते हैं, ठीक है। देखो बच्चे, हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं, ये पूछा तो है JEE मेन में 2014 में, बट ये एडवांस में भी अच्छा क्वेश्चन में काउंट होता है, ठीक है। मतलब ऐसा क्वेश्चन जनरली एडवांस में भी नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन डिटरमिनेंट का अभी तक का। लेकिन आप लोग हम समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करना शुरू से, ठीक है। थोड़ा टफ भी होगा। अल्फा बीटा नॉट इज इक्वल टू 0 एंड Fn इज इक्वल टू अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है एंड 3 1 प्लस F1 1 प्लस F2, F यहाँ से लिया गया है, ठीक है। 1 प्लस F1 1 प्लस F2 1 प्लस F3 1 प्लस F2 1 प्लस F3 1 प्लस F4, ठीक है। थर्ड रो में इक्वल टू K इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। मतलब Fn का वैल्यू ये है और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू ये दे रखा है, तो पूछ रहा है K का वैल्यू क्या होगा। समझ रहे हो? तो हम लोग बेटा ट्राई करते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन, आप ये बताओ F1 डालेंगे तो क्या होगा, अल्फा के पावर 1 प्लस बीटा के पावर 1। तो ये सब चीज़ तो बहुत सारा है लिखने के लिए, सो लिख देते हैं। F1 इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। F2 क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बताओ F3 क्या होगा, इसका काम पड़ेगा इसमें ना, इसलिए लिख रहे हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बताओ F4 क्या होगा, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ठीक है। तो बेटा हम लोग देखते हैं इसको, जो लेफ्ट हैंड साइड है 3 1 प्लस F1, ठीक है, 1 प्लस F2 1 प्लस F1 1 प्लस F2 1 प्लस F3 1 प्लस F2 1 प्लस F3 1 प्लस F4, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या देगा बेटा, बताओ 3 1 प्लस F1 मतलब 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। 1 प्लस F2 मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है 1 प्लस F1 यानी
1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। चलिए 1 प्लस F2 यानी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, है ना, एकदम अरेंज करके लिखना होता है सामने सामने, ठीक है, डिटरमिनेंट को। ये क्या होगा बेटा, 1 प्लस F2 यानी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और ये 1 प्लस अल्फा 4 प्लस बीटा 4। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो अभी देखो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन समझाए थे, इसका स्टेप को याद रखना होगा, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। अभी तक डिटरमिनेंट ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को ही अच्छे से समझना होगा, सॉल्यूशन को ही, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो मल्टीप्लिकेशन हम समझाए थे उसी का यूज करेंगे, और एक फैक्टर थ्योरम समझाए थे। अक्सर आप कहीं भी किसी के वीडियो लेक्चर में आप देखोगे या कोई भी क्लास में पढ़ाए हैं तो डिटरमिनेंट में मल्टीप्लिकेशन नहीं समझाते हैं जल्दी, और वो जो फैक्टर थ्योरम था वो भी यूज नहीं करते हैं, जबकि उसके बिना इस क्वेश्चन को बना पाना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए दोनों का इसमें यूज होगा, ठीक है। जो लोग वो कॉन्सेप्ट को स्किप कर देते हैं उसके लिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल होगा बनाना। तो हम लोग देखते हैं बेटा, इसको लिखते हैं 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऐसा ही रहने दीजिए अभी, ठीक है। आप लोग देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 देगा, और अगर हम इसको ऐसा लिखें, इस वाला टर्म को रो कॉलम इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या देगा। देखिए एक स्टेप हम चेंज कर रहे हैं इसको, ठीक है। 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसमें रो कॉलम इंटरचेंज करिए, 1 1 1 तो ठीक है, 1 अल्फा बीटा ऐसे, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐसे। हम चाहते तो ये डायरेक्ट स्टेप ले सकते थे, यही लेना चाह रहे थे, लेकिन हम ये लिख दी थी इसलिए हम इसको ऐसे लेके चले हैं, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है, अब इसको तो मल्टीप्लाई करो। जो मल्टीप्लिकेशन रूल था हमारा, जो रूल बताया है, फर्स्ट रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करके देखो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना देगा, 3। देखो 3 है बेटा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करो, क्या देगा, 1 अल्फा बीटा यानी 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, देखो है। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करो, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मिला भी लेना है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करो, 1 अल्फा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ऐसे करना, सेकेंड रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 1 अल्फा बीटा 1 यानी कि 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ऐसा है। और ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पर है एलिमेंट, ठीक है बेटा। फिर आप सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करिए, देखिए 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना, ये बीटा है, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, देखिए है। सेकेंड रो फर्स्ट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम में जाइए, 1 अल्फा क्यूब, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, क्या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देखिए 1 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। अब चलते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या है, 1 अल्फा, सॉरी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1, ये क्या है, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम चलिए, देखिए 1, ये इसमें चलना है ना, 1 अल्फा 4 और बीटा 4, यानी ये इसका सेकेंड रो इसका थर्ड कॉलम लेंगे, तो 1 अल्फा 4 अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा 4 बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बीटा 4, ये है।
यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही ये है। यही सोचना सबसे टफ काम है इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन कहीं भी आप सॉल्यूशन में जल्दी नहीं देखोगे, वीडियो लेक्चर या कहीं भी कोई जो पढ़ाते हैं क्लास में, क्योंकि इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है और ख़ास करके मल्टीप्लिकेशन का तो अच्छा यूज हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन का यूज समझाने के लिए हम ये क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को। लेकिन उसके बाद एक ज़बरदस्त यूज देखिएगा आप लोग, जो हम पीछे बताए हैं फैक्टर थ्योरम, जो कि 7th 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है और डिटरमिनेंट में अक्सर कोई यूज उसका नहीं करता है और हम लोग उसका भी यूज यहाँ पे किए। अच्छा, आप लोग समझने का प्रयास करना अच्छे से, ठीक है। तो देखते हैं इसको, अगर आप अरेंज कर दोगे तो हम यही लिख देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो 1 1 1, ठीक है, 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना बेटा, बीटा स्क्वायर था ये, ठीक है, क्लियर। अब आप आगे बढ़िए और देखिए कि क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है, आप लोग एकदम फोकस करना सही से। अब हम आते हैं फैक्टर थ्योरम में वापस, ठीक है। फैक्टर थ्योरम बताए थे, अगर x के जगह पर a पुट कर देने से 0 हो जाता है कोई एक्सप्रेशन, तो x माइनस a उसका एक क्या होता है, फैक्टर होता है। और हम पीछे एक साइक्लिक डिटरमिनेंट के एग्जांपल समझाए थे, 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर, उसमें समझाए थे a माइनस बी b माइनस सी इंटू सी माइनस ए कैसे आया था फैक्टर थ्योरम से, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं, आप लोग समझना। अगर हम अल्फा की जगह पे 1 पुट कर दें, ठीक है, अल्फा की जगह पे 1 पुट कर दें तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या होगा, सेम होगा। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सेम होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्लियर। तो रिजल्ट हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा इसका, और चूंकि पावर 2 है तो स्क्वायर होगा ही होगा। ऐसे आप लोग यहाँ से एक्सपेंड भी कर सकते हो, चूंकि एक रो में सारा एलिमेंट सेम है, C1 माइनस C2 C2 माइनस C3, बहुत इजीली एक्सप्लेन होगा। लेकिन हम वो यूज नहीं कर रहे, फास्ट मेथड यूज कर रहे हैं, चूंकि हम पढ़ चुके हैं ना वो मेथड, इसीलिए। अब देखिए आप बीटा की जगह पे 1 पुट कर देने से भी 0 आ रहा है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या हो रहा है, 0, ठीक है। तो बीटा माइनस 1 एक फैक्टर होगा, या 1 माइनस बीटा भी कर सकते हैं, स्क्वायर है ना, ठीक है। और अब देखिए अल्फा की जगह पे बीटा पुट करेंगे तब भी 0 हो रहा है, कैसे हो रहा है, 1 बीटा बीटा स्क्वायर, ये दोनों सेम हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए अल्फा माइनस बीटा भी एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा, बताओ, जरूर होगा, ठीक है, स्क्वायर है। और देखिए ऐसा ही चीज़ यहाँ पर है, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। कमी किस चीज़ का है, के का, इसमें के नहीं है, इसका मतलब के का वैल्यू क्या रहा होगा, 1, के ही निकालना है ना। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है मल्टीप्लाई, कुछ नहीं मतलब तो 1 तो होता ही है, इसीलिए जो के का वैल्यू होगा वो 1 होगा, है ना। कौन सा आंसर सही हुआ, ए इज करेक्ट। समझ में आया बेटा। अब अगर इसके बाद आप स्टेप चाहो तो 1-2 लाइन और लिख करके आप, चूंकि पीछे बहुत क्वेश्चन आप करे हो, R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 ये भी कर सकते हो, C1 माइनस C2 C2 माइनस C3, 2 0 ला सकते हो और फैक्टराइज कर सकते हो, और ये आसानी से हम लोग ये फैक्टर, इसके बाद 1-2 स्टेप में आप ये ला सकते हो। अगर ये फैक्टर थ्योरम में आप लोगों को दिक्कत आया है तो यहाँ के बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ तक था कि इस प्रोसेस से ये कैसे कन्वर्ट करें, इसको आप अच्छे से याद रखना, रिमेंबर इसीलिए क्योंकि ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है ना। IIT एडवांस में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत कम है, ठीक है, टफ के मामले में, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इस स्टेप पे अक्सर बच्चे भूल जाते हैं और फिर ये क्वेश्चन गलत करते हैं, और जेईई का क्वेश्चन तो रिपीट होता ही है, इसलिए सब लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, और कोई तरह का दिक्कत होगा तो हम फिर से समझा सकते हैं, बाद में आप लोग पूछ लीजिएगा अगर दिक्कत होगा तो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हम लोग इसके आगे फिर प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करेंगे कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी में और 10 नंबर प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। 10 नंबर
ऐसे आप लोगों को जैसा कि बताए थे 6th प्रॉपर्टी तक ही अक्सर ज़्यादा यूज होता है बोर्ड लेवल क्वेश्चन में या प्रूविंग वाले क्वेश्चन में। ये सब जो बता रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब रहेगा तो वहाँ पे यूज होता है, जो टफ क्वेश्चन सब आएगा आगे, है ना, तो उसके लिए हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं सब। ठीक है, चलिए देखते हैं 10 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स तो हम पहले देखने वाले हैं सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। ठीक है, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। व्हाट इज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट? ठीक है, the determinant is called symmetric if aij is equal to aji। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखे। A4 एलिमेंट इंडिकेट करता है I4 रो J4 कॉलम, तो जानते हो आप लोग IJ कैसे होता है। AIJ और AJI अगर इक्वल होगा जिसमें तो वो सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होगा। हम एग्जांपल में समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखो अगर कोई सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्रिएट भी करना तो कैसे करना है, AH G H B F G F C, ये आप लोगों को जाना पहचाना लग रहा होगा फार्मूला। ठीक है, आप लोग अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे जो लोग, तो पेयर ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हाँ, उसके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने के लिए कंडीशन था इतना इक्वल टू 0। ठीक है, HBF GFC इज इक्वल टू 0 कर देंगे, इससे कंडीशन निकल जाएगा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। खैर चलो वो हम स्ट्रेट लाइन से रिलेट किए थे, हालांकि ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, ये समझना हम लोगों को। ठीक है, देखिए सिमेट्रिक कैसे है। ये पोजीशन कौन सा है, 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। देखिए 8 2 1 के बराबर है। ये पोजीशन कौन सा है, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 1 के बराबर है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है। 1 3 करेंगे 3 1। क्लियर? बताइए ये पोजीशन कौन सा है, ये तो कर ही दिए थे। ये बताइए कौन सा है, 2 3, तो 3 2, और ये तो डायगोनल पोजीशन है 1 1 2 2 3 3, वो इंटरचेंज वगैरह सेम ही रहेगा ना, तो हम एक बार बता दे रहे हैं। देखिए A 1 2 क्या है, H सेम एज A 2 1 है। A 1 3 1 3 क्या है, G सेम एज A 3 2 सॉरी 3 1। ठीक है बेटा, और A 2 3 F इजकल टू A 3 2 ऑल्सो। बाकी डायगोनल में कुछ भी रहेगा उससे कोई इशू नहीं है, समझ रहे हो। तो देखो 1 2 3 और 3 6, यानी मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट हम इतना ही ले सकते हैं। ठीक है, इससे अधिक डिफरेंट एलिमेंट हम सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट का संख्या अगर 3 ऑर्डर का रहेगा तो वो यही हो सकता है 1 2 3 और 3 ये 6। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट का संख्या इंडिकेट करेंगे। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हम फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट को आप लोग फॉर्म करके बताइए हमें। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए तो हम बताते हैं कैसे फॉर्म कर सकते हैं। 3 5 -2 फर्स्ट रो में हम कुछ भी लिख दिए, जो मन जो लिख दिए, सोचे नहीं है। ठीक है, आप लोग भी कुछ भी लिख दो। अब आप यहाँ लिखोगे तो ये ध्यान रखना कि जो 5 है वो यहाँ भी होगा। ठीक है, बट इसके बाद की चीज़ कुछ भी लिखो, है ना। मान लो 1 7 लिख दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ध्यान रखो, ये पोजीशन क्या है 1 3, तो 3 1 यहाँ पे है, जिसके इक्वल होना चाहिए -2। अब यहाँ पे ये 2 3 पोजीशन है, तो ये 3 2 के इक्वल होना चाहिए। फिर यहाँ कुछ भी लिखो, है ना, यहाँ पे हम 8 लिख देते हैं, कुछ भी लिखो। ये है सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट।
ठीक है, देखो डायगोनल सिमेट्रिक क्यों कहते हैं, डायगोनल के अबाउट अगर मिरर रखोगे कोई तो 5 5 है, -2 -2 7 7, तो डायगोनल के अबाउट सारा एलिमेंट क्या है, सिमेट्रिक है, मिरर इमेज बना रहा है। और यहाँ एक मिरर रख दें तो इसका इमेज बनेगा इधर, नहीं या इधर का इमेज इधर बनेगा, इसी कारण इसको सिमेट्रिक डिटरमिनेंट भी कहते हैं। समझ रहे हैं आप। चलिए इसके बाद देखते हैं एसक्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं। Skew symmetric determinant. The determinant is called skew symmetric if Aij is equal to minus of Ji, मतलब वो सेम चीज़ है बट साइन अपोजिट हो गया यहाँ पर, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट हम बता रहे हैं, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है ना, R0, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का इसमें ये ऐसा नहीं था, इसमें तो कुछ भी हो सकता था प्रिंसिपल डायगोनल, समझ रहे हैं, देखिए कुछ भी है, बट स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट में प्रिंसिपल डायगोनल निश्चित रूप से क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बेटा, क्यों होगा 0, इसका रीजन समझाते हैं। बिकॉज प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, आई और जे इक्वल होता है, बताए थे पीछे फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में बताए थे, ठीक है। ए आई प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई करोगे और इसको सॉल्व करोगे क्या देगा, 2ai इक्वल टू क्या 0 और 2 से इधर डिवाइड हो गया, तो ai इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी आई इंडिकेट करता है प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब A11 A22 A33 ये सब क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, वो सब का सब 0 होगा, ये रूल कर रहा है। ठीक है इसके बाद एक और पॉइंट्स है, इसको आप लोग समझना, इसका एग्जांपल हम समझाएंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर skew symmetric determinant is equal to 0। ऑड ऑर्डर skew symmetric determinant का वैल्यू हमेशा 0 होगा। ऑड ऑर्डर मतलब क्या होता है बेटा, 3 ऑर्डर 5 ऑर्डर 7 ऑर्डर ये सब। ठीक है, ऐसे हम लोग 3 ऑर्डर ही पढ़ते हैं अक्सर, बट 5 ऑर्डर तो हो सकता है ना। तो अगर हम ये प्रॉपर्टी जानते रहेंगे तो किसी भी तरह का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट रहेगा, उसका ऑर्डर और ऑड दिखेगा तो हम लोग को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे उसका आंसर 0 होगा हमेशा। अब एग्जांपल भी समझाएंगे। ठीक है, एक और पॉइंट है, आप लोग यहाँ पे देखिए आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, पूरा ही लिखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, है ना, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक बार हम समझा देंगे क्या बोले हैं। यहाँ 3 पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट तो ये था, ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट आर 0, रीजन समझा दिए हैं। दूसरा और तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है समझना, वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर 3 5 7 ये सब स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट इज ऑलवेज 0। हाँ, और वैल्यू ऑफ इवन ऑर्डर
SQ सिमेट्रिक डिटरमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इवन ऑर्डर करेगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऑर्डर करेगा तो हमेशा जीरो होगा। तभी हम लोग इसका एग्जाम्पल समझते हैं, आप लोग नोट करिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं जो अभी कॉन्सेप्ट करवाए हैं SQ सिमेट्रिक का। ये बात पक्का है कि ये और किसका पोजीशन है, डायगोनल का पोजीशन है। यहाँ जीरो होगा ही, इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते यहाँ पे, ठीक है। 3 5 कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ 3 रखे हो तो यहाँ -3 रखना होगा, फिर यहाँ 0 ही रखना होगा। यहाँ कुछ भी रखो, मान लो -7 रखते हैं। यहाँ 5 रखे हो तो यहाँ -5 रखना होगा। यहाँ -7 है तो यहाँ क्या होगा, +7 और यहाँ 0। दिस इज SQ सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, ठीक है। डायगोनल वाला क्या है सारा, देखो 0 है। ये A यहाँ लिख दे रहे हो, A12 कितना है बताओ, 3, और ये माइनस ऑफ A21 के बराबर, ठीक है। A21 -3 है, माइनस लगा दोगे तो क्या होगा, +3। उसी प्रकार A13 कितना है बताओ, 5, और ये देखो माइनस ऑफ A31 के बराबर है। A23 कितना है, -7, दिस इज माइनस ऑफ A32। और बाकी तुम देख रहे हो A11 0, A22, A11 ये है, A22 ऑल्सो 0, और A33 भी क्या है, 0। ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ना, सबका सब 0 है। और इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे, देखो हम बताए थे नोट सेकेंड में अभी कि वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर SQ सिमेट्रिक ऑलवेज 0, यानी इसको हम बिना कैलकुलेट किए ही बता सकते हैं इसका वैल्यू 0 होगा। ऐसे करके बता देते हैं, ठीक है। NCERT में भी एक क्वेश्चन इस पर है, आप लोग हालांकि NCERT में तो लिखना कुछ चाहिए, बट अगर प्रॉपर्टी याद रहेगा ऐसा क्वेश्चन तो फिर हम बहुत फास्ट बना सकते हैं। देखते हैं क्या होगा। ये तो फर्स्ट 0 ही हो गया, प्लस ये क्या होगा, -3 ना, -3 इंटू ये और ये ख़त्म, तो क्या होगा या अरेंज कर देते हैं, ठीक है। क्या होगा, -3 -7 -5 0, ठीक है बेटा, +5 इंटू ये और ये ख़त्म, क्या होगा, -3 0 -5 7। अब कैलकुलेट करो इसको, -3 इंटू 0 -35 +5 इंटू कितना, -21 -0, ठीक है। चलिए ये कितना आ गया, +105, और ये देखिए -105 क्या आ गया, 0। ये पहले से पता था हमें, ठीक है, 0 आने वाला है, समझ रहे हो। तो अब आगे से अगर दिखा SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑड ऑर्डर, तो एक्सपेंड करने के लिए अगर आएगा तो सीधे सीधे हम लोग 0 बता सकते हैं उसका, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होगी, इसको अच्छे से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इतना डिटेल में आप लोगों को कहीं भी जल्दी मिलेगा नहीं। आप लोग अगर कहीं से भी और जगह से देखोगे तो लोग मेनली ऑनलाइन क्लास में इंटरटेन ज़्यादा करवाते हैं कि बच्चे को मन लगा रहे, और कंटेंट में बहुत कम हो जाता है उसका, ठीक है, कॉन्सेप्ट। उससे क्वेश्चन बनाने में फिर दिक्कत आती है IIT का, ठीक है। आप लोग समझ तो लोगे सब कुछ जितना पढ़ाएंगे, लेकिन फिर अगर अपने से क्वेश्चन बनाओगे तो वहाँ से दिक्कत होगा। लेकिन हम लोग जैसे क्लास में पढ़ते थे उसी तरह से चाहते हैं कि वीडियो में भी हम लोग सारा चीज़ बता दें, जितना भी चीज़ क्लास में पढ़ाते थे वो सारा चीज़ वीडियो में बता दें। बस अंतर यही है कि हम लोग सामने सामने नहीं है, तो क्वेश्चन आप लोग कैसे बना रहे हैं वो नहीं देख पा रहे, बाकी सब कुछ क्लियर है। उसके लिए भी हम ऑलरेडी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिए हैं, है ना। बॉयज़ का गर्ल्स का सेपरेट ग्रुप है, और उसमें हम सभी लोगों को फ्रीडम है क्वेश्चन पूछने का, जहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है उसको सोल्यूशन कर ही रहे हैं आप लोगों का, है ना। तो फिर कोई तरह का इशू है नहीं, है ना। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है। 5 नहीं, यहाँ 0 ही रखना पड़ेगा। 5 7, यहाँ -7, यहाँ 0। दिस इज ऑल्सो SQ सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालो, तो हो गया 0 -49, तो क्या हो गया 49, और ये देखो 7 का स्क्वायर है, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर। तो ये भी नोट था। अगर इवन ऑर्डर, ये 2 ऑर्डर है ना, इवन ऑर्डर है, ठीक है, 2/2 ऑर्डर है। अगर 4 ऑर्डर करेगा SQ सिमेट्रिक तो उसका भी वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर। 3 ऑर्डर का 0 होगा, 4 ऑर्डर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, फिर 5 ऑर्डर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऑर्डर करेगा तो 0, और इवन ऑर्डर होगा तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये बात हम समझाए हैं, ठीक है। इसके बाद का प्रॉपर्टी हम लोग आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर, ठीक है।
ये सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक आपको मैट्रिक्स में भी काम आएगा, है ना, इसलिए अच्छे मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट और सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक काफ़ी काम है मैट्रिक्स के अंदर भी, ठीक है, बट डिटरमिनेंट में भी हम समझा दिए कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अगर बेटा दिया हुआ है डेल एक्स इजकल टू ऐसा एफ एक्स जी एक्स पी एक्स क्यू एक्स 2/2 ऑर्डर है, ठीक है, 3/3 भी रह सकता है, लेकिन 2/2 ले रहे हैं तो कम लिखना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। चलिए d/dx ऑफ डेल एक्स, ऐसे तो हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इसको एक्सपेंड करने के बाद भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटा ये तो 2 ऑर्डर है ना, तो एक्सपेंड आप कर भी लोगे आसानी से, ठीक है। फिर भी बहुत, मान लो इसके जगह बड़ा बड़ा फंक्शन दे दिया तो मल्टीप्लिकेशन सब हो जाएगा ना बहुत सारा फंक्शन का, ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट करना इतना आसान नहीं होगा। और सोचो अगर 3 ऑर्डर करेगा तब कितना मुश्किल होगा। और कभी कभी पूछता है कि सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, तो आप सोचोगे कि एक्सपेंड करके हम इतना सारा काम कर ले तो बहुत मुश्किल काम होगा, ठीक है। इसीलिए जब फंक्शन इसके अंदर होता है तो प्रॉपर्टी से ही हम लोग काम करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए प्रॉपर्टी को समझना है। ऐसे एक्सपेंड करके भी किया जा सकता है, अगर इजी क्वेश्चन कोई रहा तो एक्सपेंड अगर आसानी से कर सकते हैं, उसका और छोटा एक्सप्रेशन बनता है तो एक्सपेंड करके भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो फार्मूला बता रहे हैं उसको समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी एफ डैश एक्स, डैश मतलब क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, फिर क्या होगा जी डैश एक्स, और सेकेंड रो को छोड़ देना है, यानी पी एक्स क्यू एक्स को छोड़ देना है, ठीक है। फिर अगला स्टेप लेंगे और प्लस लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फर्स्ट को छोड़ देंगे, यानी एफ एक्स जी एक्स पी डैश एक्स क्यू डैश एक्स। अगर ये 3 ऑर्डर का रहता तो पहले फर्स्ट का करते, सेकेंड को छोड़ देते, सेकेंड और थर्ड को छोड़ देते, ठीक है, प्लस फिर सेकेंड को करते, फर्स्ट और थर्ड को छोड़ देते, फिर प्लस थर्ड को करते, फर्स्ट और सेकेंड को छोड़ देते, 3 स्टेप लिखना पड़ता वहाँ, समझ रहे हो। और अगर 4 ऑर्डर का रहता तो 4 स्टेप जाता, है ना, जितना ज़्यादा रहेगा उतना लंबा लिखना पड़ेगा। यहाँ 2 ही ऑर्डर है तो ऐसा करें। और ये रूल हम कॉलम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम रूल यूज इन कॉलम, ठीक है। यानी फर्स्ट कॉलम करेंगे सेकेंड छोड़ देंगे, प्लस सेकेंड करेंगे फर्स्ट छोड़ देंगे, यानी कि ऐसे भी आप याद रखना जो भी रूल रो के लिए होता है वो सेम रूल कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल होता है, डिटरमिनेंट में हमेशा के लिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो बेटा ये डिफरेंशिएशन है डिटरमिनेंट का, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझना। और इसके बाद हम लोग 1-2 और प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन है, समेशन है, वो सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो है और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रैमर्स रूल, वो स्टार्ट होगा, यानी कि अगला जो क्लास होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पर, है ना। जेई के लिए, यानी जेई का अगर बात किया जाए तो 80% क्वेश्चन वहीं से रहता है ना। जो अगला क्लास हम लोग लेंगे क्रैमर्स रूल वहाँ से, तो अभी तक आप लोग अच्छे से समझना, और अगला क्लास करने के बाद आप जेई का भी सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जेई का मैक्सिमम क्वेश्चन क्रैमर्स रूल पे ही आधारित रहता है। तो इसीलिए क्रैमर्स रूल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1-2 छोटा प्रॉपर्टी है उसको करेंगे और तुरंत क्रैमर्स रूल स्टार्ट हो जाएगा, तो पूरा लेक्चर उसी को एक्सप्लेन करेंगे हम, और आईआईटी का बहुत सारा क्वेश्चंस भी करेंगे फिर, ठीक है। तो आप लोग पीछे से अच्छे से रिवाइज करोगे, नोट्स बनाओगे सही से। और एक बात हम अच्छे से आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि जो हम लोग का लेक्चर हो रहा है इसको जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते थे उसी तरह से क्लास के तरह ही आप लोग एक साथ टाइम निकालना 2 घंटे का, और एकदम नोट बनाना, और नोट बनाने के बाद उसको रिवाइज करना, जो थोड़ा बहुत होमवर्क रहेगा वो करना है। तो पहले आप लोग बेसिक क्वेश्चन कर लेना, एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, के जी सिन्हा, जो भी बेसिक बुक है बोर्ड लेवल का,
उन सब में सबसे अच्छा बुक हम मानते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को, है ना, वो कर लो तो बेस्ट है फिर, ठीक है, तो वो कर लो। फिर जेई का क्वेश्चन बैंक करना है, तो जेई का क्वेश्चन तो आज से मैं स्टार्ट कर दिए है, पिछला क्लास में थोड़ा बहुत कराए थे, ऐसे मेरे प्रत्येक वीडियो में जेई का लिंक मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो अब आगे फिर जेई का काफ़ी अच्छा से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है बेटा। और परमुटेशन का भी लेक्चर हम साथ में दे रहे हैं, कुछ बैच था पहले का, उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाकी था, तो उसका लेक्चर भी अपलोड होगा यूट्यूब से, आप लोग देख लेना। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर हम शेयर नहीं कर पाते हैं वीडियो को, तो आप लोग चैनल से आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट देख सकते हो, ठीक है। ऐसे डिटरमिनेंट का तो हम सारा देंगे, लेकिन अदर्स जो टॉपिक कुछ पढ़ाएंगे या कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे कभी कभी, तो वो हम डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।